ये वीडियो मेरी कोहिनूर सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है। लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे औरंगजेब अपने भाइयों को मार के अपने फादर को हटा के खुद गद्दी पे आया और पीकॉक थ्रोन अब उसके पास था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत से कोहिनूर बाहर निकला और क्यों आज भारत के अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बोलती हैं कि कोहिनूर उनका है। कहानी शुरू होती है साल 1707 से। ये वो साल था जब औरंगजेब की डेथ हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य में टोटली खलबली मच गई, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कह रहे थे मैं राज करूंगा, और काफी राजा इस छोटे से अंतराल में आए। बट फाइनली 1719 में जाके जो राजा बना उसका नाम था मोहम्मद शाह। यह मुगलों का 13वां राजा था। हालांकि मुगल गद्दी को लेकर जो आपस में इनकी लड़ाई हुई थी, इससे इनका अंपायर काफी वीक हुआ था। फिर भी साइज में अभी मुगल अंपायर काफी बड़ा था। यह फैला था उत्तर में काबुल से लेके भारत के दक्षिणी हिस्सों तक। अब जो मुगल अंपायर का जो मेन राजा बन गया था मोहम्मद शाह, वो उतना स्मार्ट नहीं था मिलिट्री के एंगल से। ऐसा कहते हैं कि सुबह उठने के बाद वो हाथियों की, जानवरों की लड़ाई देखता था और शाम के टाइम वो जादूगरों का खेल देखता था। तो काफी लेजरली राजा था वो। हालांकि उसने ये इंश्योर किया कि उसके अंदर जितने भी रीजन्स हैं वहां से टैक्स बराबर आ रहा था। बट मिलिट्री के एंगल से वो एक स्मार्ट राजा नहीं था। और जब मेन राजा जो है जब वो स्ट्रांग नहीं होता, तो उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उन लोगों को फिर ऐसा लगने लगता है कि वो ताकतवर है। और आपस में ही जो उसके टाइम जो छोटे छोटे राजा थे उसके अंडर, उनको लगने लगा कि अब वो मुगल एम्परर को फॉलो नहीं करेंगे, उनके पास खुद ही बहुत ताकत हो गई है। तो ऐसे समय में दो ऐसे रूलर थे लोकल जो मुगल एम्पायर के नीचे थे, जिन्होंने सोचा कि वो बहुत ताकतवर हो गए। एक था सादत खान जो कि अवध के रीजन का रूलर था, और दूसरा था निजाम उल मुल्क जो औरंगाबाद के रीजन में था और डेक्कन के रीजन में इसका दबदबा था। इन दोनों के पास अपने अपने रीजन में बहुत ताकत थी। और वो कहते हैं ना कि कभी एक मैदान में दो तलवार रह नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही था। क्योंकि ये दोनों अपने अपने रीजन में काफी ताकतवर हो रहे थे, इसीलिए इनमें आपस में भी फिर राइवलरी होने लगी, कंपटीशन की भावना आने लगी। और जब आपके एक अंपायर के नीचे ऐसे दो तीन रूलर्स होते हैं जिनमें ऐसे कंपटीशन होने लगता है, तो वो आपके अंपायर के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। और इसी वजह से मुगल अंपायर और भी वीक हो रहा था, क्योंकि आपस में ये लोग डिवाइड हो रहे थे। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, एक और बड़ी प्रॉब्लम थी मुगल अंपायर के लिए। वो ये थी कि मुगल अंपायर के वेस्ट के साइड पे एक दूसरा बहुत बड़ा रूलर था जो इनको थ्रेटन कर रहा था, और इसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये किसी शाही खानदान से नहीं था। इसने बहुत नीचे से शुरुआत की आर्मी में, और ऊपर होते 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 इसने आर्मी को लीड करना शुरू किया और फाइनली एक अपने ही आप एक एम्परर बन गया। नादिर शाह मिलिट्री के एंगल से बहुत तेज था, और ये हमेशा अपनी आर्मी को लेके मूव करता रहता था, कोई ना कोई जगह को वो अटैक करता रहता था। साल 1732 में उसने सफेविद अंपायर का जो प्रिंस था उसको मार दिया और पर्शिया के थ्रोन पे उसने कब्जा कर लिया। उसके ठीक 7 साल के बाद यानी साल 1739 में नादिर शाह ने कांदाहार के आसपास घेराव कर लिया। नादिर शाह को पोएम्स, आर्ट्स, कल्चर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और इसीलिए इससे रिलेटेड एक कहानी है कि जब वो अपने कैंप में बैठा था तो उसके पास एक पोएट आया, एक कवि आया, और उसने कहा कि मैं आपकी शान में एक कविता सुनाना चाहता हूं। तो उस टाइम वो खाना खा रहा था, तो नादिर शाह ने कहा चल ठीक है सुना। जब उसने उसको कविता सुनाई, उस कविता में उसने नादिर शाह की बहुत तारीफ की थी कि आप बहुत महान रूलर हो, आप बहुत तेज हो, आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एकदम कमाल की है, बहुत तारीफ की थी। और उसको लगा कि अब ये खुश हो जाएगा। जब नादिर शाह का खाना कंप्लीट हुआ तो सब अब वेट कर रहे थे कि क्या कहता है। नादिर शाह ने कहा कि एक काम करो, इस कवि को पकड़ो और बाहर जाके इसको गुलाम की तरह बेच दो। ये देख के सब हैरान हुए कि ये इसको ऐसे क्यों बोल रहा है। बट फिर भी क्योंकि अब वो राजा था तो उसके ऑर्डर्स को फॉलो तो करना ही था, तो उसको बाहर लेके गए और फिर वापस लेके आए और नादिर शाह को बताया कि हम इसको बेच नहीं पा रहे, कोई इसको खरीदना नहीं चाहता है। तो नादिर शाह ने कहा, उस कवि से पूछा कि तू एक बात बता कि तू यहां तक आया कैसे, हम तो रेगिस्तान में हैं, इतने दूर से तू यहां कैसे पहुंचा। तो उस कवि ने कहा कि मैं अपने खच्चर पे बैठ के आया हूं। तो नादिर शाह ने कहा कि एक काम करो, तुम इसको नहीं बेच पा रहे हो तो तुम इसके खच्चर को लेके जाओ, इसको बेच दो, उससे सारा सामान छीन लो, और उसके बाद इस कवि को छोड़ दो रेगिस्तान में, ताकि ये कहीं भटकते भटकते ही मर जाए। इस कहानी से लोग ये दर्शाना चाहते हैं हिस्टोरियंस की कैसे नादिर शाह को बिल्कुल भी आर्ट्स, कल्चर और सभ्यता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंपायर को बड़ा करना चाहता था, और वो हमेशा ऐसा करता था लोगों को, अंपायर्स को लूट के। और इसीलिए नादिर शाह की नजर अब थी हिंदुस्तान के ऊपर।
वो जानता था कि हिंदुस्तान में बहुत बेशुमार पैसा है और उन पैसों को लेके वो अपने सोल्जर्स को पैसा दे सकता है और अपनी आर्मीज को और बड़ा कर सकता है और इसी तरह अपनी अंपायर को और फैला सकता है। नादिर शाह के हिंदुस्तान को लेके जो इरादे थे वो सीक्रेट नहीं थे। काबुल के रीजन में जानते थे लोग ऑलरेडी कि नादिर शाह प्लान कर रहा है मुगल अंपायर को इन्वेड करने के लिए और उसके बाद हिंदुस्तान जाने के लिए। और उन्होंने एक्चुअली फिर मोहम्मद शाह को, जो मुगल अंपायर का राजा था, जो इधर था दिल्ली में, उसको बताया उन लोगों ने कि भाई नादिर शाह यहां से आ रहा है और वो शायद अटैक करेगा। बट मोहम्मद शाह भाई अपने रासलीला में मगन थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करना जरूरी है, नादिर शाह वहां से अटैक कर सकता है। 10 मई 1738 को जब नादिर शाह ने काबुल का घेराव कर लिया तो काबुल के जो गवर्नर्स थे, जो मुगल गवर्नर्स थे, उन्होंने लेटर भेजा मोहम्मद शाह को कि हमको तुरंत रीइंफोर्समेंट चाहिए, यहाँ पे हेल्प भेजो, नहीं तो ये हमको यहाँ पे हरा देगा। बट मोहम्मद शाह से कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। नादिर शाह इस बात को जानता था कि यहाँ पे जो मुगल फोर्स है, हालांकि उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिली है, बट फिर भी वो मजबूत एक फोर्स है और अगर वो फ्रंटल अटैक करेगा तो काफी नुकसान होगा उसको। तो इसीलिए उसने एक दूसरी स्ट्रैटेजी लगाई, वो खैबर पास के थ्रू गया और उसने घेराव करके यहाँ पे जो पूरी मुगल सेना थी उनको घेर के कैप्चर कर लिया और अब कांदाहार और काबुल नादिर शाह के हाथ में था। और इसके बाद नादिर शाह का जो मेन टारगेट था दिल्ली, उसके ऊपर उसने अटैक शुरू किया। जब यहां मोहम्मद शाह को बताया गया कि अब नादिर शाह आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली पे हमला करेगा, तब भाई उसको डर लगा और उसने फिर अपनी जितनी भी उसके अंडर जितने भी रूलर्स थे सबको इकट्ठा करके उसने एक बड़ी आर्मी असेंबल की। वो आर्मी इतनी बड़ी थी कि उसके कितने सोल्जर्स थे उसमें, उसको लेके अलग अलग अकाउंट्स दिए जाते हैं। कोई कहते हैं कि 3 लाख सोल्जर्स को उसने मार्च किया, कुछ लोग ये कहते हैं कि 7.5 लाख सोल्जर्स को उसने मार्च किया नादिर शाह को रोकने के लिए। एग्जैक्टली कितने सोल्जर्स थे इसके बारे में इसके आंकड़े अलग अलग हैं, बट ये कहा जाता है कि ये इतनी विशाल आर्मी थी कि इसकी चौड़ाई थी 3 किलोमीटर और लंबाई थी 25 किलोमीटर। आप सोचिए एक कॉलम 3 किलोमीटर चौड़ा है अगर और 25 किलोमीटर लंबा है तो कितने सोल्जर्स उसके अंदर होंगे। ये इतनी विशाल सेना थी कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बट पूरी दुनिया में किसी भी आर्मी से अगर इस आर्मी को टकरा दे तो इसी आर्मी की विजय होगी। इतनी सॉलिड, इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा की थी मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को रोकने के लिए। उसके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था नंबर्स का, मतलब उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इतनी बड़ी आर्मी थी ये होमोजीनियस आर्मी नहीं थी, मतलब ये एक ऐसी आर्मी नहीं थी जो एक साथ एक जगह की हो। ये अलग अलग लोगों से, अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग रीजन से अपनी आर्मी भेजी थी मोहम्मद शाह के लिए। और इसी वजह से ये जो आर्मी थी ये एक साथ ट्रेन नहीं थी, उनको एक साथ ड्रिल की आदत नहीं थी, उनको मार्च भी एक साथ कैसे करना है इसका भी सही से अंदाजा नहीं था। और ऑब्वियसली इनकी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी, जब ये बैटल में एक्चुअली आएंगे तो उनको फॉर्मेशन कैसे बनाने, इस सब चीज की उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। और मोहम्मद शाह, जैसा मैंने पहले बताया कि वो मिलिट्री के एंगल से उतना तेज नहीं था, तो उसने अपनी आर्मी को उस तरह ट्रेन भी नहीं किया था। उसके साथ साथ इनके पास जो वेपन्स थे वो काफी बड़े वेपन्स तो थे, पावरफुल वेपन्स थे, बट वो बड़े बड़े थे साइज में और इसी वजह से उनको मूव करना आसान नहीं था और ये पुराने भी थे। इसके जवाब में नादिर शाह के पास जो आर्मी थी वो साइज में तो काफी छोटी थी, बट ये आर्मी, इसमें जो सोल्जर्स थे ये बैटल हार्डन थे। इन्होंने काफी लड़ाइयां एक साथ देखी थी और इन्होंने काफी ड्रिल्स की थी और इसी वजह से इनको पता था कि एक साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे मूव करना है। डिफरेंट यूनिट्स थी जो इन्फेंट्री की, कैवलरी की, उनको पता था कि जब ये यूनिट मूव करेगी तो इसको पीछे रहना है, जब आर्चर्स आगे मूव करेंगे तो इन्फेंट्री को होल्ड करना है। ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने की थी। और इसके अलावा इनके पास, नादिर शाह के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन था, बहुत कारगर साबित हुआ आगे लड़ाई में, उसको कहते हैं जंबूरक तोप। इन तोपों की खास बात ये थी कि ये कैमल्स के ऊपर इनको प्लांट करते थे और फिर कैमल्स मूव करते थे। इस वजह से ये जो तोपें थी ये बहुत मोबाइल थी और इन तोपों ने बहुत कहर बरपाया फिर मोहम्मद शाह की आर्मी में आगे जाके। तो यहां जब उन्होंने चलना शुरू किया तो सिर्फ दिल्ली से 110 किलोमीटर जब पहुंचे, करनाल के रीजन में जो आज हरियाणा में है, वहां पे जाके वो आर्मी जो है वो रुक गई और वहीं जाके उन्होंने अपना कैंप लगाया। अब क्योंकि ये मुगल आर्मी थी तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मुगल अंपायर के वो सारे शामिल हो रहे थे। तो ऑब्वियसली सादत खां और निजाम उल मुल्क, ये दोनों भी यहाँ पे आए। निजाम उल मुल्क यहाँ पे अपनी आर्मी को लेके टाइम से पहुंच गया था, बट सादत खां लेट हो रहा था। तो जब वो फाइनली पहुंचा, जब उसने इस कैंप को ज्वाइन किया 13 फरवरी 1739 को, तो उसने देखा कि निजाम उल मुल्क तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बात सादत खां को पसंद नहीं आई क्योंकि वो चाहता था कि मोहम्मद शाह जो अंपायर है उसके नजर में सादत खां का इंप्रेशन ज्यादा अच्छा हो।
जब उसने देखा कि वो लेट हो चुका है तो उसने अपनी आर्मी को लेकर जो वहां पहुंचा था उसने अपने सोल्जर्स को वेट करने का, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया और उसने उसी दिन फिर आगे अटैक कर दिया बिना एम्परर से बात किए, बिना बाकी जनरल से बात किए। अपनी आर्मी को लेकर उसने सीधे आके फ्रंटल अटैक कर दिया नादिर शाह के कैंप के ऊपर। सादत खान को लगा कि वो नादिर शाह की आर्मी के ऊपर पहले अटैक करके निजामुल मुल्क से ज्यादा इंप्रेशन बना लेगा अपने एम्परर के ऊपर। परंतु जब नादिर शाह ने देखा कि यहां से सामने से एक मुगल फोर्स आ रही है अटैक करने के लिए, सारे घुड़सवार, तो नादिर शाह ने अपनी कैवलरी को एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दिया। अब ध्यान रखिए कि उसकी आर्मी स्टेशनरी थी, मूव नहीं कर रही थी, और मुगल आर्मी वहां से आगे से आ रही थी जिसको लीड कर रहा था सादत खान। तो जब सादत खान ने देखा कि सामने नादिर शाह की जो कैवलरी है और जो घुड़सवार है वो सीधे खड़े हुए हैं, तो उसने बोला कि एकदम सीधे चार्ज करेंगे इसके ऊपर, और क्योंकि मेरे पास बड़ी आर्मी है तो मैं इनके कैवलरी को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। जब सादत खान की जो घुड़सवार थे वो आगे आगे जब एकदम नजदीक आ गए, तब फिर नादिर शाह ने अपने घुड़सवारों को पीछे हटने के लिए कहा, और जब वो हटे तब उसके पास जो पीछे एक जो सेकंड लाइन में जो फोर्स थी वो एक्चुअली थी मस्केटियर्स की, और जिसपे जंबूरक तोपें भी उनके पास थी। तो जब ये घुड़सवार हटे तो मस्केटियर्स और जंबूरक तोपों ने सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सादत खान की आर्मी पे फायरिंग करना शुरू किया। अब आप सोचिए, सादत खान की जो कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, वो दूर थे और बट फिर भी जंबूरक तोपों की रेंज में थे और इनकी मस्केटियर्स की रेंज में थे। तो जब यहां से आप जंबूरक तोपों से और मस्केटियर्स गन से जब आप फायर कर रहे हो इनके ऊपर, और घुड़सवार है जो तलवार लेके आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया यहां पे सादत खान की आर्मी का, और सादत खान को कैप्चर कर लिया गया। जब सादत खान को कैप्चर कर लिया गया और उसको नादिर शाह के सामने पेश किया गया, तो उसने फिर नादिर शाह को बताया कि आप जो मांग कर रहे हो यहां पे कि हम दिल्ली के ऊपर हमला नहीं करेंगे अगर आप हमको इतना पैसा दे दो, तो वो आप बहुत कम डिमांड कर रहे हो। दिल्ली बहुत अमीर है और आपको ज्यादा डिमांड करनी चाहिए। तो ऐसा जब सादत खान ने नादिर शाह को कहा, तो नादिर शाह ने सोचा कि क्यों ना ज्यादा डिमांड की जाए। तो उसने फिर मुगल कैंप में ये बोला कि हमको एक सुलह करनी है, सुलहनामे पे बात करते हैं, हमने आपकी सादत खान की आर्मी को हरा दिया है, तो आप यहां पे आए हमारे कैंप में और हमसे आके जो सुलहनामा है उसके बारे में बात करें और हम पीसफुली फिर यहां से वापस चले जाएंगे। जब मोहम्मद शाह को बात बताई गई कि सादत खान और उसकी आर्मी को वहां पे हरा दिया गया, इसको पकड़ लिया सादत खान को, तो मोहम्मद शाह घबराया क्योंकि वो जानता था कि सादत खान उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जनरल है। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि ठीक है, हम जाके नादिर शाह के कैंप में जाएंगे, उससे मिलेंगे और क्या सुलहनामा के टर्म्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार फिर मोहम्मद शाह चल पड़ा नादिर शाह के कैंप की तरफ। मोहम्मद शाह ने कोई भी अपने सारे जो वॉरियर्स हैं उनको नहीं लिया था, सिर्फ अपने कुछ पर्सनल सर्वेंट्स हैं और जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको ही लेके वो नादिर शाह के कैंप में गया था। जब मोहम्मद शाह उनके कैंप में पहुंचा तो नादिर शाह ने उनका स्वागत तो किया, परंतु जितने भी उसके बॉडीगार्ड्स थे और सर्वेंट्स थे उनको पकड़ लिया और उसको बोला कि अब मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। और इस प्रकार मुगल एम्परर खुद जाके नादिर शाह के पास कैप्चर हो गया। अगले दिन नादिर शाह के कैंप से जो पर्शियन ट्रूप्स थे वो मुगल कैंप में गए और उनको बताया कि आपके जो राजा हैं मोहम्मद शाह वो हमारे कैंप में बैठे हैं। तो जितने भी मुगल नोबल्स थे, जो इंपॉर्टेंट जनरल्स थे, उनको भी लेके वो लोग नादिर शाह के कैंप में आ गए। उसके बाद जब मुगल आर्मी ने देखा, इतनी बड़ी आर्मी थी उनकी, जब उन्होंने देखा कि हमारे सारे नोबल, सारे जनरल्स तो ऑलरेडी चले गए उस तरफ, तो वो इतनी विशाल आर्मी होने के बावजूद अब पूरी तरह लीडरलेस थी, उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था। तो ये आर्मी अब घबरा गई और तब यहां से पर्शियन लोगों से मैसेज आया कि अब तुम लोग के लीडर सारे हमारे पास हैं, अब तुम जाओ घर। इस प्रकार इतनी विशाल मुगल आर्मी को बिना पूरी आर्मी को एंगेज किए ही नादिर शाह ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। और इसीलिए इस लड़ाई को, जिसको बैटल ऑफ करनाल कहते हैं, इसमें नादिर शाह की जीत हुई। करनाल में जीत होने के बाद मोहम्मद शाह ने फाइनली दिल्ली में एंट्री की और दिल्ली में वो एंटर किया मोहम्मद शाह के साथ। तो ये दोनों एम्परर्स साथ साथ दिल्ली पहुंचे। अब नादिर शाह ने अपने सारे ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि जितना भी तुम दिल्ली को लूट सकते हो वो लूटो। अब नादिर शाह के सिपाहियों ने दिल्ली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। वो घरों में जाके, दुकानों में जाके सब कुछ लूट रहे थे और वहां लोगों को मार रहे थे। दिल्ली के लाल किले के पास, जामा मस्जिद के पास, जो वो एरिया थे जहां पे अमीर लोग रहते थे, उन सारी जगहों को, दुकानों को पूरी तरह लूट लिया गया और वहां पे
पूरी तरह कत्लेआम हुआ। ये सब होते हुए मोहम्मद शाह देख रहा था, बट अब वो हार चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सादत खान ने जब ये देखा कि किस आदमी को दिल्ली लेके आ गया है, तो सादत खान ने सुसाइड कर ली। जो दूसरा जनरल था निजामुल मुल्क, उसने फिर रिक्वेस्ट किया, वो पैरों पे गिर गया जाके नादिर शाह के, और उसने बोला कि ये कत्लेआम रोको। नादिर शाह ने कहा कि मैं कत्लेआम रोक तो दूंगा, बट दिल्ली में जितना भी सोना चांदी हीरे जितना भी है सब लाके मुझे दो। और इस प्रकार फिर निजामुल मुल्क ने अपने ही लोगों से सारा सोना चांदी इकट्ठा करना शुरू किया। नादिर शाह के सिपाहियों ने इसके बाद भी उनका प्लंडर, उनकी लूटपाट जारी रखी, बट लोगों को अब वो नहीं मार रहे थे। 350 सालों में दिल्ली में जो इतनी सारी वेल्थ, इतनी दौलत इकट्ठा हुई थी, कुछ ही मिनटों में अब वो नादिर शाह के पास पहुंच गई। नादिर शाह और उसके सारे सिपाही जब देख रहे थे कि दिनों के दिन इतना सोना उनको लाके दिया जा रहा है, तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतना पैसा है दिल्ली में। नादिर शाह ने जब देखा कि इतना पैसा तो वो क्या ही करेगा, तो उसने क्या किया कि जितने भी सोना चांदी इकट्ठा हो रहा था, उसने सबको बोला कि इन सबको यूज करके सारे सोने चांदियों के वेपन्स बनाए जाए। तो हर तरह के तलवार, भाले, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स बनाए गए और सब कुछ नादिर शाह को दिए गए। और इन सारी चीजों में पीकॉक थ्रोन भी था, वही सिंहासन जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जो औरंगजेब के पास था, जिसपे सारे मुगल एम्परर्स बैठे थे उसके बाद, वो सिंहासन भी अब नादिर शाह के पास था। और इस पूरे टाइम नादिर शाह लगातार दरबार में भी जाता था, वो मोहम्मद शाह के साथ दरबार में बैठता था और नॉर्मल चीजें चल रही थी, और बैकग्राउंड में लगातार दिल्ली को लूटा जा रहा था। अप्रैल 1739 में नादिर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी की शाहजहां की पर पोती से, जिसके अंकल थे मोहम्मद शाह। उसके बाद नादिर शाह ने उसको वादा भी किया कि अगर आपको कभी जरूरत होगी मुगल अंपायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं अपनी आर्मी भेजूंगा। ये सिर्फ कह के वो दिखा रहा था कि वो मुगल अंपायर के साथ जुड़ा हुआ है, बट ये सिर्फ कहने की बातें थी। इंडस रिवर के वेस्टर्न हिस्से में जितना भी मुगल अंपायर के पास एरिया था, वो सारा नादिर शाह ने हथिया लिया। फिर मई 12 साल 1739 को नादिर शाह ने खुद मुगल अंपायर का जो क्राउन था वो वापस मोहम्मद शाह के ऊपर रखा। ये सिर्फ कहने की बात थी। देखिए, उसने पूरी तरह दिल्ली को लूट लिया था और वो पीकॉक थ्रोन भी उसने ले लिया था, बट उसने ऑफिशियली दिल्ली के सिंहासन पे कब्जा नहीं किया। उसने वापस मोहम्मद शाह की ताजपोशी की और उसने कहा कि अब मैं यहां से चले जाऊंगा। नादिर शाह ने यह बात देखी थी कि मोहम्मद शाह जो पगड़ी पहनता था, उस पगड़ी में अब कोहिनूर था, वो पीकॉक थ्रोन में नहीं था। नादिर शाह को एक डायमंड चाहिए था, इसलिए जाने से पहले उसने फाइनल चालाकी की। उसने दरबार में यह कहा कि मैं मुगल राजा और पूरे मुगल सल्तनत का मैं एक दोस्त हूं, तो इस दोस्ती का सबूत देने के लिए मैं अपनी पगड़ी मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को देता हूं और उनकी पगड़ी मैं लूंगा, हम पगड़ी एक्सचेंज करेंगे। और इस प्रकार उसने अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह को दी और मोहम्मद शाह की पगड़ी जिसमें कोहिनूर था उसने अपने सर पे रखी। तो इस तरह दिल्ली में 57 डेज रहने के बाद अब नादिर शाह ने यहां से विदा ली। नादिर शाह के पास अब दिल्ली की सारी पूंजी थी, सारे हीरे जवाहरात थे, उसके पास पीकॉक थ्रोन था और नादिर शाह के पास था कोहिनूर। दिल्ली को पूरी तरह लूटने के बाद जब नादिर शाह अपने घर वापस गया तो कोहिनूर उसके हाथ में भी नहीं टिका। अब कोहिनूर उसके हाथ से कैसे निकला, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। कोहिनूर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, उस बुक का नाम भी कोहिनूर है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।